सोर्सेज से या और भी जितने तरह के यहाँ पे विकल्प है, कितनी क्षमता हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जिसमें राइस ब्रान भी आता है, कॉटन सीड ऑयल भी आ गया, बाकी खाने के तेल भी आ गए, वो उससे हम कितनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, कितना हमारे पास पोटेंशियल है? पोटेशियम तो काफी है। देखिए राइस में बात करूं, राइस का टोटल पोटेशियम अबाउट 18 लाख है। आज हम 10 लाख टन पैदा कर रहे हैं। कॉटन है कम से कम 16 से 17 लाख टन पैदा कर सकता है, हम 12 लाख टन पैदा कर रहे हैं। हम टीबीओ ट्री बोर्न ऑयल सीड जो 5 लाख टन उसे पैदा कर सकते हैं, हार्डली 50,000 1 लाख टन पैदा करता है। अगर वो अपने पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, थोड़ा उसको चैनलाइज किया तो डेफिनेटली अगले 3 साल में कम से कम 500,000 टन एडिशनल ऑयल नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से मिल सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली फोकस चाहिए। जैसे टीबीओस में है तो उसमें भी जो वैल्यू एडिशन की बड़ी बड़ी अच्छी गुंजाइश है कोकोनट इक्विवेलेंट बनाने की, तो वो है। राइस वन तो आज पॉपुलर हो रहा है, और भी जितना थोड़ा अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो राइस वन ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा प्रोसेसिंग होगा। सेम वे है कॉटन सीड ऑयल है, तो तीनों ऑयल मिला के कम से कम 1 मिलियन तक का पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हैं अगले 3 या 5 साल में। ओके संदीप जी, आपके पास मैं आता हूँ कॉटन सीड ऑयल को लेकर। हालांकि 12 लाख टन के आसपास हम उत्पादन करते हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी क्षमता है? क्योंकि ये काफी क्वालिटी वाइज भी या प्रिजर्व करने के लिए अगर कुछ फूड प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन तेल माना जाता है, उसके बाद भी हम इसके क्षमता का क्यों नहीं इसको बढ़ा पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? देखिए विश्वमोहन जी, कॉटन ऑयल का भी हमने सेमिनार अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद गुजरात स्टेट जो है वो कपासिया तेल जो कॉटन ऑयल है वो लार्जेस्ट कंज्यूम करता है, और उनको फ्राइंग के लिए ये बेस्ट ऑयल है वर्ल्ड में। फिर भी क्षमता क्यों नहीं बढ़ पा रही है? नहीं, इसमें देखिए कॉटन का प्रोडक्शन का सवाल है। कॉटन का प्रोडक्शन हमारा 310-20 लाख बेल के आसपास रुक चुका है, जो एक बार 370-80 लाख बेल गया था। हमने तो गवर्नमेंट को और जो कॉटन वाली एसोसिएशन को कहा है, कॉटन के प्रोडक्शन को 500 लाख बेल तक ले जाइए, और उसका जो सीड बनेगा उसमें 2/3 सीड होता है कॉटन में, जब फार्म से लेते हैं। तो हम पूरा का पूरा हम लेने को तैयार है, उसको प्रोसेस करके ऑयल यूज करने को तैयार है, क्योंकि हम इतना तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण है कि कॉटन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कारण है हमारे यहाँ साइंटिफिक प्रोसेसिंग नहीं होता है कॉटन सीड का। हमारे यहाँ वो क्या होता है, एक बिनोला खिला देते हैं, या फिर उसके बाद में बिनोला से खल बना के वो खल खिला देते हैं, जिसमें 6.5-7% तेल होता है। एक्चुअली हमें बिनोला को प्रोसेस करके साइंटिफिकली डिलिंटिंग और डीहलिंग करके, और उसके खल से भी डी ऑयल केक बना के, सो दैट पूरा का पूरा 17-18% तेल जो सीड में है वो हम रिकवर कर लें, और हम डी ऑयल केक दें, और वो डी ऑयल केक जो है जो हम मौजूदा जो उत्पादन उससे भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यस, उससे भी बढ़ सकता है। उससे भी डॉक्टर मेहता ने जैसे कहा कि 3 लाख टन तो एडिशनल हम साइंटिफिक प्रोसेसिंग से बढ़ा सकते हैं, और बाकी हमारा यदि कॉटन प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो और बनेगा। तो ओवरऑल मैं कन्विंस्ड हूँ कि भाई 10 लाख टन तेल, कॉटन हो गया, राइस ब्रान हो गया, ट्री बोर्न ऑयल सीड हो गया, ये जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस से मक्के का तेल, मक्का का तेल, इससे अगले 3 सालों में यदि फोकस किया जाए तो 10 लाख टन तेल इससे हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, तो एक अच्छी बात है कि इसमें करके। लेकिन सर, अब खाने के तेल के अगर उत्पादन की बात करें तो एरिया जिस तरह से ट्रेडिशनल फसलों पे ज्यादा है, चाहे गेहूं चावल को लेकर हो, और बड़े मेजर स्टेट्स वगैरह में उसी पे फोकस होता है। आमतौर पे आसान लगता है लोगों को, एमएसपी में बेचना भी आसान लगता है। कैसे यहाँ पर सरसों का या जो उस एरिया के जो मेजर तिलहन के क्रॉप हो, कैसे वहां पर बढ़ाया जा सकता है, किसानों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? नहीं, हमने भी जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो चला है, उसमें हमने एक मॉडल फार्म का भी प्रोग्राम लिया है। मॉडल फार्म प्रोग्राम के थ्रू हाई प्रोडक्ट कैसे हो, पहले कैस्टर में की, ये साल हम मस्टर्ड में भी मॉडल फार्म कर रहे हैं। कम से 1200 मॉडल फार्म करने जा रहे हैं, और दिखाना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, और किसान को समझाना चाहते हैं, और उसका अच्छा रिजल्ट है। कैस्टर की मैं बात करूं, आज से 8 साल पहले हमने प्रोग्राम गुजरात में चालू किया था। तभी गुजरात या तो ओवरऑल 1500 किलो का प्रोडक्ट पर हेक्टर का, आज 2200 किलो पे पर हेक्टर में प्रोडक्ट पहुंचा है। सेम मस्टर्ड में भी हम वही काम कर रहे हैं, और अभी और एक्सपेंशन कर ये साल ग्राउंडनट में और सनफ्लावर में भी मॉडल फार्म कर रहे हैं, ताकि किसान को समझा सके कि प्रोडक्ट कैसे बढ़ सकते हैं। एक और चीज आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो ड्यूअल राइस ब्रान है, उसका एक्सपोर्ट अगस्त 2023 से बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तभी बोले कि दूध के भाव ज्यादा है, उसके वजह से डीआरबी का बंद कर दिया। आज दूध के भाव तो और भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मगर ड्यूअल राइस ब्रान की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर के। हमने बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप डीआरबी जो खास तौर पे ईस्टर्न इंडिया में पैदा होता है, उसके लिए आउटलेट खाली एक्सपोर्ट है, और वो आप अगर वहाँ के सारे प्लांट आज बंद पड़े हैं या तो आधे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि आउटलेट नहीं है, क्योंकि वहाँ कैटल फीड इंडस्ट्री नहीं है ईस्टर्न इंडिया में। और जो उसका कंज्यूमिंग सेंटर है वो गुजरात है या तो सदर्न इंडिया है। तो फिर से 31 जुलाई से लास्ट डे
तब तक बैन का ऑर्डर है, तो हमने फिर से रिक्वेस्ट की कि अभी आगे बैन उठा लीजिए, ताकि जो खास करके ईस्टर्न इंडिया के जो सोलर प्लांट्स हैं वो सही वक्त पे चले। बिल्कुल। चलिए, बैन की आपने बात कर ली तो एक और बैन की बात कर लेते हैं, वायदा बाजार को लेकर। संदीप जी, क्या लग रहा है, काफी समय से, लंबे समय से बैन है, अब तो चुनाव भी हो गए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, और क्यों जरूरत है इंडस्ट्री के लिए? बहुत जरूरत है, हमें हेजिंग का मैकेनिज्म नहीं है, प्राइस डिस्कवरी के लिए दिक्कत हो रही है। फॉरेन के सब वायदा बाजार चल रहे हैं, जो प्लेयर्स जिनका फॉरेन में और इंडिया में दोनों जगह ऑपरेशन है, वो तो आराम से चाइना में, मलेशिया में, शिकागो में हेज कर लेते हैं, और इंडियन प्लेयर्स के हमने हैंडीकैप बना रखा है और उन लोगों को बोलते हैं आप खेलिए। तो ऐसे हाथ पांव बांध के तो नहीं कर सकते ना। तो आज कमोडिटी ट्रेड का एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एक एसेंशियल पार्ट है, इसलिए फ्यूचर्स मार्केट जल्दी में जल्दी खोलने की जरूरत है, और ये किसानों को भी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है, और आप उससे वहां पे जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसे हेज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म तो आपके पास चाहिए। आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, उसमें जरूर क्या, किसान भी सोचता है कि भाई आगे क्या भाव मिले, और इसे बेस पे वो अपना सोइंग का पैटर्न करते हैं। आज मैं एक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ सोयाबीन मिल, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 3 महीने के बाद में एक्सपोर्ट करना है, तो आज मेरे पास हेजिंग नहीं है, नहीं तो मैं हाउ डू आई रिकवर माई सोयाबीन, तभी लेना है। तो उसके लिए जरूर कि आज अगर मेरे पास हेजिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, तो मैं 3 महीने के पहले का सोयाबीन बुक कर लूँ आज, तो देन आई विल नॉट बी द लॉस। वो फैसिलिटी है नहीं, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट को जितने खास कर इंटरेस्ट कमोडिटी सोयाबीन है और पाम है, उसमें तो खोल देना चाहिए। जबकि हम लीडिंग कंज्यूमर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, इंपोर्टर है, और आपको इतने तरह के रिस्क है, और बाजार के रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग के टूल्स तो होने ही चाहिए। विजय डाटा जी, छोटा जवाब दीजिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? वायदा जो बैन है खाने के तेल के मार्केट का, तेल तिलहन का, इसे शुरू करना चाहिए या नहीं? जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, इसको बंद रखने का अब कोई आवश्यकता नहीं है। ऑयल सीड्स पे भी, मस्टर्ड और सोयाबीन पे भी, और सारे इंपोर्टेड पाम ऑयल और सनफ्लावर और सनफ्लावर पे चालू है, सोया ऑयल और पाम ऑयल दोनों पे खोल देना चाहिए। कच्ची घानी पे भी, सरसों तेल पे भी वायदा बाजार खोल देना चाहिए। अब इसको बंद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, ओके, यानी इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भी डिमांड है, और किसान उत्पादक जो संगठन है, पीओस वगैरह, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि वायदा बाजार की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जो तमाम तरह के मार्केट से जुड़े हुए जो रिस्क है, उस रिस्क को कम किया जा सके, हेजिंग के एक टूल्स बाजार को मिल सके। चलिए, इसी नोट के साथ इस शो को यहीं खत्म करेंगे। शुक्रिया मेहता जी आपका, संदीप बजोरिया जी आपका, और विजय डाटा साहब आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए और इस खास पेशकश को खास बना दिया। हम हर साल इंडस्ट्री की डिमांड इसी तरह से लेते हैं, अब सरकार क्या कुछ सोचती है देखते हैं, और हालांकि फैसले भी काफी होते हैं, अमल कितना हो पाता है, कितना कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात होती है। इसी नोट पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।